क्या आप जानते हैं कि आपकी थाली में रखी एक साधारण सी रोटी, हाँ वही रोटी, आपकी सेहत पर कितना गहरा असर डाल सकती है? नमस्ते, लिविंग ब्राइट में आपका स्वागत है। यहाँ हम सेहत के राज और ऐसे आसान हेल्थ टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और ऊर्जा से भरपूर बना देंगे। यह सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, बल्कि आपके स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर एक रोमांचक सफर है। तो चलिए इस सफर में शामिल हों और आज की चर्चा में कुछ नया सीखें। बिल्कुल। और आज हम सफर पे निकल रहे हैं एक ऐसे अनाज की दुनिया में जो सदियों से हमारी थाली का हिस्सा रहा है, लेकिन आजकल शायद थोड़ा पीछे छूट गया है। बाजरा। हाँ, बाजरा, जिसे पर्ल मिलेट भी कहते हैं। अरे मुझे याद है, बचपन में सर्दियों में घर पर बाजरे की रोटी जरूर बनती थी, वो भी गुड़ और घी के साथ। उफ, क्या स्वाद होता था उसका। हाँ, वो कॉम्बिनेशन तो लाजवाब है। तो आज हम इसी बाजरे की रोटी के बारे में गहराई से बात करेंगे। इसे खाने के क्या फायदे हैं और क्या कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल जो कई लोगों के मन में आता है, क्या इसे रोज गेहूं की रोटी की जगह खा सकते हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं कि आखिर बाजरे में ऐसा क्या खास है। देखिए, इसे पोषण का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें फाइबर तो भरपूर होता ही है, जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। फाइबर। साथ ही इसमें प्रोटीन भी ठीक ठाक मात्रा में मिल जाता है। और मिनरल्स, सुना है इसमें आयरन भी काफी होता है। हाँ, आयरन के साथ साथ मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे जरूरी मिनरल्स भी इसमें अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और सिर्फ मिनरल्स ही नहीं, इसमें विटामिन बी समूह, खासकर नायसिन यानी विटामिन बी3 और फोलेट यानी विटामिन बी9 भी होते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक छोटा सा दाना पोषण का बड़ा धमाका है। मतलब सेहत का पूरा खजाना छुपा है इसमें। अच्छा, कई लोग आजकल वजन कम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। क्या बाजरा उनकी मदद कर सकता है? हाँ, काफी हद तक हाँ। ऐसा देखा गया है कि गेहूं की रोटी के मुकाबले बाजरे की रोटी में कैलोरी थोड़ी कम होती हैं। अच्छा। और जैसा हमने कहा, इसमें फाइबर ज्यादा होता है, जिससे पेट जल्दी भरता है और देर तक भरा हुआ महसूस होता है। हाँ, ये तो मैंने खुद महसूस किया है। सही में, जहाँ गेहूं की 3-4 पतली रोटियां खा लेते हैं, वहीं बाजरे की 1 या 2 मोटी रोटी में ही लगता है कि बस पेट भर गया। बिल्कुल। इससे बार बार भूख नहीं लगती और वो बेवजह स्नैकिंग से भी बच जाते हैं। बिल्कुल सही। और जब कम खाते हैं और पेट भरा महसूस होता है, तो वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो जो लोग वेट मैनेजमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए बाजरा एक अच्छा साथी बन सकता है। और एक और बड़ी राहत की बात, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें गेहूं से एलर्जी है या पचाने में दिक्कत होती है, ये ग्लूटेन फ्री है। ये इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आजकल काफी लोग ग्लूटेन सेंसिटिविटी या सीलियक रोग से परेशान हैं। गेहूं में ग्लूटेन होता है जो इन लोगों के लिए दिक्कत पैदा करता है। बाजरा पूरी तरह से नेचुरली ग्लूटेन फ्री है, तो जिन्हें ग्लूटेन से परहेज करना है वो इसे बिना किसी चिंता के खा सकते हैं। पेट की बात चली रही है तो उसके फाइबर के और क्या फायदे? आपने कहा पेट के लिए अच्छा है, कैसे? देखिए, फाइबर हमारे पाचन तंत्र के लिए एक तरह से झाड़ू की तरह काम करता है। अच्छा। ये आंतों की सफाई करता है और मोशन को रेगुलर बनाता है। अच्छा। जिन लोगों को अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है, उनके लिए बाजरे की रोटी खाना बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में मदद करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वजन कम करना, ग्लूटेन फ्री होना, कब्ज में राहत, फायदे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा, डायबिटीज के मरीजों के लिए भी क्या इसमें कुछ खास है? आजकल ये समस्या भी बहुत आम हो गई है। हाँ, बिल्कुल। डायबिटीज मैनेजमेंट में बाजरा एक अहम भूमिका निभा सकता है। इसका एक बड़ा कारण है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई कम होना। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये क्या होता है, जरा आसान शब्दों में समझाएंगी? जरूर। ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली एक पैमाना है जो बताता है कि कोई खाना खाने के बाद खून में शुगर कितनी तेजी से बढ़ता है। जिन चीजों का जीआई ज्यादा होता है, जैसे मैदा, चीनी, चावल, हाँ, वो शुगर को एकदम से स्पाइक कर देती हैं। जिनका जीआई कम होता है, जैसे बाजरा, वो शुगर को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। अच्छा, तो बाजरे का जीआई कम है, इसका मतलब इसे खाने से ब्लड शुगर एकदम से शूट अप नहीं करेगा? बिल्कुल। चावल और गेहूं की तुलना में बाजरे का जीआई कम होता है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए ये बेहतर विकल्प है। इससे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है, जो उनके लिए बहुत जरूरी है। ये पोषण भी देता है और शुगर स्पाइक से भी बचाता है। ये जानकारी तो डायबिटीज वालों के लिए वाकई बहुत काम की है। और दिल की सेहत, क्या हमारे दिल के लिए भी बाजरा अच्छा है? दिल की सेहत के लिए भी बाजरा कई तरह से फायदेमंद है।
पहली बात, जैसा हमने कहा, ये वजन कंट्रोल करने में मदद करता है और ब्लड शुगर को स्थिर रखता है। ये दोनों ही चीजें दिल के लिए अच्छी हैं, है ना? हाँ, सही बात है। दूसरी बात, इसमें मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है, जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद कर सकता है। अच्छा, और कुछ खास जो दिल को फायदा पहुंचाए? हाँ, इसमें कुछ खास तरह के तत्व पाए जाते हैं जिन्हें फिनोलिक कंपाउंड्स और फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, ये नाम तो बहुत सुना है। ये करते क्या हैं आखिर? आप एंटीऑक्सीडेंट्स को शरीर के रक्षक सैनिक समझ सकती हैं। हमारे शरीर में ना कुछ हानिकारक कण बनते रहते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और कई बीमारियों जैसे दिल की बीमारी और यहाँ तक कि कैंसर का खतरा भी बढ़ा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं और शरीर को होने वाले नुकसान से बचाते हैं। तो बाजरे में इन एंटीऑक्सीडेंट्स का होना दिल और ओवरऑल सेहत के लिए एक बोनस है। वाह, मतलब बाजरा सिर्फ पेट ही नहीं भरता, शरीर की अंदर से रक्षा भी करता है। ये तो बढ़िया है। और एक बात और जो किसानों और पर्यावरण से जुड़ी है, सुना है बाजरे की खेती में पानी कम लगता है। बिल्कुल सही सुना है। बाजरा एक बहुत ही सहनशील फसल है। इसे सूखा प्रतिरोधी या ड्राउट रेजिस्टेंट फसल माना जाता है। ये कम पानी वाली और सूखी जमीन पर भी आसानी से उग जाता है। यानी जहां गेहूं या चावल उगाना मुश्किल है, वहां भी बाजरा उगाया जा सकता है, जैसे राजस्थान या दूसरे कम बारिश वाले इलाके। हाँ बिल्कुल, उन इलाकों के किसानों के लिए ये वरदान की तरह है। और पानी की बचत के नजरिए से देखें तो इसका वाटर फुटप्रिंट, यानी इसे उगाने में लगने वाले पानी की कुल मात्रा, गेहूं और खासकर चावल से काफी कम है। अच्छा, ये पर्यावरण के लिए भी अच्छी बात है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। स्वाद और सेहत के साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल। अच्छा, अब इतने सारे फायदे सुनने के बाद तो लगता है कि बस बाजरे की रोटी ही खानी चाहिए। लेकिन क्या इसके कुछ दूसरे पहलू भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है? कुछ नुकसान टाइप? हाँ देखिए, नुकसान कहना शायद ठीक न हो, पर कुछ बातें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। हर चीज के दो पहलू होते हैं। सबसे पहली चुनौती आती है इसे बनाने में और इसकी बनावट को लेकर। हाँ, ये तो है। गेहूं के आटे की तरह एकदम मुलायम और चिकना नहीं होता, थोड़ा मोटा खुरदुरा सा लगता है ना? बिल्कुल, इसका टेक्सचर थोड़ा कोर्स यानी मोटा होता है। इसी वजह से इसकी रोटियां भी गेहूं जैसी पतली और सॉफ्ट नहीं बन पाती, थोड़ी मोटी बनती है। हो सकता है कई लोगों को ये टेक्सचर उतना पसंद ना आए। और बनाने में भी थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, ऐसा मैंने सुना है। हाँ, गेहूं की रोटी की तुलना में इसे बेलना और सेकना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसे सेकने में समय भी थोड़ा ज्यादा लगता है और कई बार रोटी को नरम बनाने के चक्कर में लोग घी या तेल थोड़ा ज्यादा लगा देते हैं, जिससे अनजाने में कैलोरी बढ़ जाती है। वो भी ध्यान रखना होता है। ये बात तो है। और स्वाद की बात करें तो इसका अपना एक अलग हल्का सा मिट्टी जैसा, मतलब अर्थी या नटी स्वाद होता है। अच्छा, कई लोगों को ये बहुत पसंद आता है, खासकर सर्दियों में गुड़ या मक्खन के साथ। लेकिन हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को इसका स्वाद गेहूं की रोटी जितना अच्छा ना लगे। ये पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर करता है। इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम प्रोटीन की बात करें तो गेहूं की तुलना में इसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम होती है। और उससे भी जरूरी बात है प्रोटीन की क्वालिटी, यानी उसकी गुणवत्ता। प्रोटीन की गुणवत्ता, इसका क्या मतलब है? देखिए, प्रोटीन अमीनो एसिड नाम के छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बनता है ना। हाँ, कुछ अमीनो एसिड हमारा शरीर खुद बना लेता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं और इन्हें हमें खाने से ही लेना पड़ता है। बाजरे में लाइसीन नाम का एक आवश्यक अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में नहीं पाया जाता। ओहो, लाइसीन, इसकी कमी से क्या होता है? अगर कोई लंबे समय तक सिर्फ और सिर्फ बाजरे पर ही निर्भर रहता है और खाने में लाइसीन के दूसरे स्रोत जैसे दालें, फलियां, डेयरी उत्पाद वगैरह शामिल नहीं करता, तो शरीर में लाइसीन की कमी हो सकती है। लाइसीन की कमी होने पर शरीर बाकी अमीनो एसिड का सही से इस्तेमाल करके जरूरी प्रोटीन नहीं बना पाता। इससे धीरे धीरे शरीर में प्रोटीन की कमी के लक्षण दिख सकते हैं, खासकर उन लोगों में जिनकी प्रोटीन की जरूरत ज्यादा होती है, जैसे बच्चे या गर्भवती महिलाएं। अरे, ये तो ध्यान रखने वाली बात है। इसका मतलब सिर्फ बाजरा खाना ठीक नहीं, खासकर अगर कोई दालें वगैरह कम खाता है। हाँ, सिर्फ बाजरे पर निर्भर रहना आइडियल नहीं है, खासकर लंबे समय के लिए।
इसीलिए खाने में विविधता मतलब वैरायटी बहुत जरूरी है। और क्या कोई ऐसी चीज है जो पोषक तत्वों को शरीर में लगने से रोकती हो, ऐसा कुछ? हाँ, बाजरे में कुछ प्राकृतिक कंपाउंड होते हैं जिन्हें एंटी न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। इनमें से एक है फाइटिक एसिड। फाइटिक एसिड, ये क्या बला है? सुनने में तो खतरनाक लग रहा है। नहीं, खतरनाक नहीं है। ये पौधे का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। ये बीजों में पाया जाता है। ये खुद को आयरन और जिंक जैसे मिनरल्स के साथ बांध लेता है। अच्छा। तो जब हम बाजरा खाते हैं तो ये फाइटिक एसिड इन मिनरल्स को हमारे शरीर में पूरी तरह से एब्जॉर्ब यानी अवशोषित नहीं होने देता। मतलब हम खा तो रहे हैं पर शरीर उसका पूरा फायदा शायद न उठा पाए। ओहो। तो मतलब आयरन और जिंक खाया भी और लगा भी नहीं। और कुछ ऐसा? इसमें टैनिन्स भी होते हैं जो चाय और कॉफी में भी पाए जाते हैं। टैनिन्स भी खासकर आयरन के अवशोषण में थोड़ी बाधा डाल सकते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति लगातार बिना किसी और अनाज या आयरन युक्त चीजों के सिर्फ बाजरा ही खाता है तो लंबे समय में आयरन और जिंक की कमी होने का थोड़ा मतलब रिस्क रहता है। पेट के लिए हमने सुना कि कब्ज में फायदा करता है, लेकिन क्या इसका कोई उल्टा असर भी हो सकता है? कई बार लोगों को नई चीज खाने से गैस या पेट फूलने की शिकायत हो जाती है। बिल्कुल हो सकता है। जैसा हमने कहा, इसका टेक्सचर मोटा है और फाइबर भी काफी ज्यादा है। तो जिन लोगों का पाचन तंत्र थोड़ा नाजुक है या जिन्हें ज्यादा फाइबर पचाने की आदत नहीं है, उन्हें शुरुआत में इसे पचाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हाँ। इससे गैस बनना, पेट फूलना जिसे ब्लोटिंग कहते हैं, या पेट में भारीपन महसूस होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो जहां ये कब्ज में फायदेमंद है, वहीं कुछ लोगों के लिए ये पाचन संबंधी परेशानी भी पैदा कर सकता है। यानी जरूरी नहीं कि जो चीज एक के लिए अच्छी हो वो दूसरे के लिए भी उतनी ही अच्छी हो। अपनी पाचन शक्ति का ध्यान रखना भी जरूरी है। बिल्कुल, धीरे धीरे अपनी डाइट में शामिल करना और देखना कि शरीर इसे कैसे लेता है, ये सबसे अच्छा तरीका है। एकदम से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। सही बात है। और एक आखिरी बात जो मुझे लगती है, बाजरा शायद गेहूं जितना वर्सेटाइल नहीं है। मतलब गेहूं के आटे से तो रोटी, पराठा, पूड़ी से लेकर ब्रेड, केक, बिस्किट, नूडल्स, पास्ता, न जाने क्या क्या बन जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाजरे का उपयोग इस मामले में काफी सीमित है। ज्यादातर लोग इसकी रोटी, खिचड़ी या दलिया ही बनाते हैं। इसे गेहूं या मैदे की तरह बेकिंग में यानी ब्रेड, केक, पेस्ट्री वगैरह बनाने में आसानी से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हाँ, वो मुश्किल है। गेहूं से बनने वाली चीजों की वैरायटी बहुत ज्यादा है। इस लिहाज से बाजरा उतना बहुमुखी मतलब वर्सेटाइल नहीं है। तो अब हमने बाजरे के फायदे भी जान लिए और वो बातें भी जिन पर ध्यान देना है। तो आखिर में क्या सलाह देंगी आप? क्या बाजरे की रोटी को अपनी थाली में जगह देनी चाहिए या नहीं? देखिए, सार यही है कि बाजरा वाकई एक बहुत पौष्टिक और फायदेमंद अनाज है। इसमें कोई दो राय नहीं। वजन घटाने में मदद, डायबिटीज और दिल की सेहत के लिए अच्छा होना, ग्लूटेन फ्री होना और कब्ज में राहत देना, ये सब इसके मजबूत पक्ष हैं। लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है। हाँ, लेकिन इसकी मोटी बनावट, अलग स्वाद, पकाने में लगने वाला ज्यादा समय, लाइसिन की कमी के कारण प्रोटीन की गुणवत्ता का थोड़ा कम होना, फाइटिक एसिड और टैनिन्स की वजह से मिनरल्स के अवशोषण में संभावित कमी, कुछ लोगों में पाचन की दिक्कतें पैदा करने की आशंका और सीमित इस्तेमाल, इन बातों को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो फिर संतुलन कैसे बनाएं? इसे अपनी डाइट में कैसे शामिल करें ताकि फायदे मिलें और नुकसान से बच सकें? क्या तरीका है? सबसे अच्छी रणनीति है विविधता और संतुलन, मतलब वैरायटी और बैलेंस। इसे गेहूं का परमानेंट रिप्लेसमेंट मानने के बजाय इसे अपनी डाइट में शामिल अनाजों में से एक मानना चाहिए। अच्छा, मतलब अदल बदल कर खाएं? कभी गेहूं, कभी बाजरा, कभी ज्वार, कभी रागी, इस तरह से? बिल्कुल, यही सबसे समझदारी भरा तरीका है। अपनी थाली में अलग अलग तरह के अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का, जौ, गेहूं, इन सबको बारी बारी से शामिल करें। आप चाहे तो मल्टीग्रेन आटा या मिश्रित आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कई तरह के अनाज मिले हों। हाँ, वो भी एक ऑप्शन है। हाँ। और जो लोग डायबिटीज या दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए क्या खास सलाह है? आपने कहा था उनके लिए ये अच्छा है। हाँ, उनके लिए ये निश्चित रूप से गेहूं या चावल की तुलना में बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है और दिल के लिए भी फायदेमंद है। लेकिन यहाँ भी मॉडरेशन यानी सही मात्रा बहुत जरूरी है। इसे अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से सही मात्रा में
और एक संतुलित आहार जिसमें दालें, सब्जियां, फल, सलाद, हेल्दी फैट्स वगैरह सब शामिल हों, उसके हिस्से के रूप में ही लेना चाहिए। सिर्फ बाजरे की रोटी खाने से सेहत नहीं सुधरेगी। और हाँ, बनाने का तरीका मतलब कम घी तेल का इस्तेमाल और अपनी पाचन शक्ति का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। बहुत बढ़िया। मतलब किसी एक चीज के पीछे नहीं भागना है, बल्कि अपनी थाली को इंद्रधनुष की तरह रंगीन और पौष्टिक बनाना है, अलग अलग अनाजों और खाने की चीजों से। एकदम सही। हर अनाज की अपनी एक कहानी है, अपनी खूबी है और अपनी सीमाएं हैं। विविधता अपनाने से ही हम सेहत का असली खजाना पा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है बाजरे की रोटी के बारे में ये सारी जानकारी आपके काम आएगी। अब एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, आप कैसे बाजरे जैसे पारंपरिक और पौष्टिक अनाज को अपने आजकल के मॉडर्न खानपान में मतलब और बेहतर तरीके से शामिल कर सकते हैं, जिससे स्वाद भी बना रहे और सेहत भी मिले। या ये सोचिए कि अपनी सेहत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आप परंपरा और पोषण का संतुलन अपनी थाली में कैसे बना सकते हैं। ये सोचने वाली बात है और इसका जवाब हर किसी के लिए अपनी जीवन शैली और जरूरतों पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। उम्मीद है आपको आज की ये चर्चा जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी होगी। अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। नीचे कमेंट करके अपने विचार बताएं कि आप बाजरे को अपनी डाइट में कैसे शामिल करते हैं या करना चाहेंगे। और हाँ, लिविंग ब्राइट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले स्वास्थ्य संबंधी टिप्स और चर्चाओं से जुड़े रह सकें। स्वस्थ रहें, खुश रहें।